हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समरी लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे और मैं आपको वो वाली रिएक्शन रिवाइज कराऊंगा जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं। हो सकता है कि कुछ और रिएक्शंस भी आपने कहीं पढ़ रखी हो, बिल्कुल हो सकता है ना। लेकिन हम एनसीईआरटी वाली रिएक्शन को रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में आपको उसी से रिलेटेड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए भाई आइए जरा ध्यान से देखिएगा। तो अपन एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। किसका करने वाले हैं, क्या गोल है हमारा आज का? आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का रिवीजन करेंगे, रिएक्शन के चार्ट वाइज, है ना, फ्लो चार्ट के हिसाब से देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में हम SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, ये सब देखेंगे। मेथड ऑफ हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन में हम देखेंगे कि डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ESR से कैसे रिएक्शन होती है, और हेलो एरीन्स की बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी NSR वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करें तो सबसे पहले हम एल्कोहल से देख रहे हैं ना। एल्कोहल से कौन कौन सी रिएक्शन है और किस तरीके से आपको आंसर करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ROH कोई एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन HX के साथ हो रही है ना। तो HX के साथ अगर रिएक्शन होती है तो आप मुझे बताइए H प्लस और X माइनस के फॉर्म में ये टूटता है। ठीक है, अब H प्लस और X माइनस में H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और एल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये अपना लोन पेयर इस H प्लस को देगा। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, यहां पर ये बनाएगा ROH2 पॉजिटिव, ऐसा बनेगा। और अब यहां से वाटर निकल जाएगा, वाटर एक लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा तो ये बना लेगा R पॉजिटिव, जो कि ये कार्बोकेटाइन है। और कार्बोकेटाइन में हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट की। ठीक है, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे। और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कौन कौन से होते हैं, या तो हाइड्राइड शिफ्ट आपको दिख रही होगी, नहीं तो फिर मिथाइल शिफ्ट दिख रही होगी। और अगर इन दोनों में कंपेयर कराना है तो हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी मिथाइल शिफ्ट से ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, है ना। या हो सकता है कहीं रिंग एक्सपांसन दिख रहा हो, तो अगर मुझे रिंग एक्सपांसन को भी इंक्लूड करना है तो मैं यहां पर तीनों लिख देता हूं। क्या क्या लिख रहा हूं मैं, देखना जरा। रिंग एक्सपांसन ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर हाइड्राइड और फिर मिथाइल शिफ्ट, ये आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, इस तरीके से अपन करेंगे। और जैसे ही कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज होकर फाइनल पहुंच जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा, तो ये अल्काइल हैलाइड RX बना लेगा। लेकिन ये कहां पर ऐसा करना है, ऐसा यूजुअली देखने को मिलता है 3 डिग्री में, है ना। ये जो एल्कोहल है ये आपको 3 डिग्री वाला दिखेगा, 3 डिग्री में यूजुअली ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री की बात करें तो इन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ROH HX के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 मिलेगा। एनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट यहां पर देखने को मिलेगा। कुछ बार ऐसा भी होता है कि सवाल में एनहाइड्रस ZnCl2 ना दे दे, 2 डिग्री एल्कोहल दे दे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऑप्शन के हिसाब से समझ लेना कि हाँ एल्काइल हैलाइड बना रहा है, तो आपको उस हिसाब से इसी मैकेनिज्म के थ्रू बना देना है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सवाल में क्या दे। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल में हमें क्या मिल जाए, HX और एनहाइड्रस ZnCl2 आपको यहां पर, और यूजुअली HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 यहां मिलता है। और अगर कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 यहां मिलता है तो इसका नाम है लुकास रिएजेंट, है ना। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 अगर यहां मिल जाए आपको तो इसका नाम लुकास रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ये, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट कहलाता है ये। ठीक है, अब जो लुकास रिएजेंट है HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 वो रिएक्ट करता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। 3 डिग्री वाली रिएक्शन बहुत फास्ट होती है तो सेकंड्स में हो जाती है क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। 2 डिग्री वाली रिएक्शन मिनट्स में हो जाती है। और 1 डिग्री वाली ऐसा बोलते हैं कि नो रिएक्शन या फिर लॉन्ग टाइम बोल देते हैं, नो रिएक्शन या फिर LT मींस लॉन्ग टाइम, है ना। और RCl जो होता है उसकी टर्बिडिटी होती है, झाग टाइप का होता है, तो हम बोलते हैं टर्बिडिटी वाला टेस्ट है ये, है ना। टर्बिडिटी की बात करते हैं हम यहां पर। तो आपसे सवाल ऐसा पूछा जाता है, कोई 3 डिग्री एल्कोहल दे देगा, पूछेगा बताओ लुकास टेस्ट में टर्बिडिटी कितनी देर में मिलती है, आप बोलोगे सेकंड्स में मिल जाती है या फिर इमीडिएट टर्बिडिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है ओवरऑल ये वाली रिएक्शन। अब अगर इसमें मैं NaBr कर दूं और H2SO4 कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप NaBr H2SO4 भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके तुमको क्या देंगे, ये देंगे तुमको HBr। ठीक है, NaBr H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो ये क्या देंगे, HBr। एक H इसको दे दो, Na इसको दे दो, तो ये NaHSO4 बना लेगा। और HBr जो रिएक्शन है वो आप जानते ही हैं, जैसे ये वाली रिएक्शन करी HX वाली, सेम टू सेम वही रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, कुछ जगह पर ऐसा भी मिल सकता है कि यहां पर NaBr H2SO4 में अगर मैं NaI लेना चाहूं, ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर NaI लेना चाहूं, ठीक, इस जगह पर NaI लेना चाहूं तो मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर बड़ा करके
कि अगर NaI लेना चाहूं तो इसमें H2SO4 मत लो, यहां तो मैं लेना होगा H3PO4। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि H2SO4 जो है वो NaI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, तो आगे फिर फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? NaI HI बनाएगा और HI ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में, है ना? क्यों? यही वाली रिएक्शन तो है। अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे को HI मिलेगा, लेकिन अगर मेरा H2SO4 रहा तो HI I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H3PO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, यानी कि HI मिलेगा। तो इस वाली रिएक्शन में तो RI बनेगा, ठीक, इसी वाली मैकेनिज्म के थ्रू, और इस सॉरी RI नहीं RBR बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां BR है, और इस वाली रिएक्शन में RI बनेगा। मैंने बता दिया, ध्यान रखना, यहां H2SO4 लोगे, यहां H3PO4 लोगे NaI में। अगर यहां H2SO4 ले लिया तो HI I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो HI बचेगा ही नहीं, तो रिएक्शन कौन करेगा अल्कोहल के साथ? I2 डायरेक्ट करता नहीं है ना? तो ये कहानी है। तो ये रिएक्शन जैसी ही ये रिएक्शन है उसी जैसी ही ये रिएक्शन है, ठीक है। तो रिएक्शन के पैटर्न वाइज ध्यान से थोड़ा सा देखो आप, है ना। कई सारी ऑर्गेनिक में रिएक्शन ऐसी होती है जो सेम पैटर्न फॉलो करती है ना। तो ये वाली रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैग्नीशियम वाली रिएक्शन आपको मिल रही है। 1 डिग्री 2 डिग्री होता है तो उसमें फिर एनाइड्रा ZnCl2 वगैरह कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक। अगली रिएक्शन देखें, अगर मैं PX3 के साथ रिएक्शन लिखूंगा, यहां X तो मैं यूजुअली Cl और Br मिलेगा, तो ROH के 3 मोल लिख लो यहां पर, है ना। 3 मोल ROH ऐसे लिख लो, ROH ROH ROH, है ना। ये आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो इस तरीके से। और P यहां मैं लिख लूं X 3 बार, तो ये H3PO3 यहां से निकल जाएगा, तो 3 RX बन जाएंगे और H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपसे ये बाई प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, लास्ट ईयर पूछा गया था, H3PO3 इसमें बनता है, ठीक। अगर मैं रेड फास्फोरस X2 कर दूं तो यही रिएक्शन है, यहां पर ये मिलकर रेड फास्फोरस और X2 आपस में रिएक्शन करके PX3 दे देते हैं, तो सेम टू सेम वही वाली रिएक्शन है ना। तो 3RX कर दूं और H3PO3 कर दूं, ठीक है। और यहां यूजुअली तो मैं Br और I मिलता है, यूजुअली, है ना, इसकी बात की जाए तो। SOCl2 ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ऐसा क्यों बोला गया है? ये जो ROH होता है ना, इसकी रिएक्शन जब SOCl2 से कराओ तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक। इसका नाम डार्जन्स रिएक्शन होता है ना, डार्जन्स रिएक्शन इसका नाम है। और ये बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि RCl बनेगा और SO2 मिलेगा जो कि उड़ जाएगी गैस, और HCl गैस जो कि उड़ जाएगी, है ना। तो आपको प्योर RCl यहां पर मिलेगा, इसलिए बोलते हैं बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। PCl5 इसी जैसे ही लिख सकते हो आप। कैसे? ROH को मैंने ऐसा लिख लिया और PCl5 को लिख रहा हूं PCl3 Cl और Cl, तो ये RCl और HCl निकल जाएगा, तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये ओवरऑल अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब जरा ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं। अगर तुम्हें कभी रीअरेंज अल्काइल हैलाइड बनानी है, ध्यान से सुनना, अगर रीअरेंजमेंट करके बनाना है तो HX वगैरह ले लो, और बिना रीअरेंजमेंट के करना है तो ये बिना रीअरेंजमेंट के डायरेक्टली ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला तो इससे मैच कर रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो तो HX वाली रिएक्शन एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। यूजुअली ऐसा होगा कि अगर कहीं रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो हम इन केसेस में रीअरेंजमेंट के थ्रू चलेंगे। HX वाले केसेस में, कार्बोकेटाइन वाली मैकेनिज्म में तो रीअरेंजमेंट होना है, इसमें नो रीअरेंजमेंट, इसमें नो रीअरेंजमेंट SOCl2 में, और PX3 में नो रीअरेंजमेंट, और यहां पर भी PX3 में नो रीअरेंजमेंट। ये तो रेड फास्फोरस और X2 है, यानी कि PX3 है, ठीक है। तो किस किस में रीअरेंजमेंट नहीं है? PX3, PCl5, SOCl2, इनमें रीअरेंजमेंट नहीं है। HX वाली रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि NaI जब लोगे तो H3PO4 लेना है। अगर तुमने H2SO4 ले लिया तो रिएक्शन में गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों? HI नहीं बचेगा, HI I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है H2SO4, ठीक है। तो ये वाली बात है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला देखें जरा। अल्केन से भी तुम अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। कैसे? ये रिएक्शन होती है आपकी, अल्केन की रिएक्शन है X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो RH प्लस XX, यहां से HX निकाल देंगे तो ये बना लेगा RX प्लस HX। अब यहां दो बातें आती हैं, ठीक है, यहां पर दो बातें आती हैं। पहला आता है क्लोरीनेशन, ठीक है, और एक ब्रोमिनेशन। पहले क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं। क्लोरीनेशन में तुम्हें मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में ना, मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे मेजर प्रोडक्ट? यहां पर आप निकालोगे NPRP, आप निकालोगे NSRS और आप निकालोगे NTRT का प्रोडक्ट, और इन तीनों प्रोडक्ट में से जो ज्यादा होगा वो मेजर हो जाएगा। सर ये क्या क्या है? NP है यहां पर नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। सर NS क्या है? ये है नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। सर NT क्या है? नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। सर ये
आरपी क्या है? रेट एट 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन पर रिएक्शन होने की रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एट 1 डिग्री कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिग्री कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन एट 3 डिग्री कार्बन, ये वाली बात है। ठीक है, तो ये रेट हो गई, और ये रेट का रेशियो तुमको पता होना चाहिए। तो जो तुम्हें याद रखना है, आरपी इज टू आर एस इज टू आर टी जो है वो होता है 1:3.8:5.2 होता है, लेकिन आप 5 ध्यान रखें, है ना, 1:3.8:5 है ना। जब सवाल कर रहे होंगे तो आरपी को 1, आरएस को 3.8 और आरटी को 5 ले लेंगे अपन। तो मेजर प्रोडक्ट निकालने के लिए इनका प्रोडक्ट निकाल के हम चेक किया करते हैं कौन सा बड़ा है। लेकिन अगर ब्रोमिनेशन की हम बात करें, अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, आरपी, आरएस और आरटी का जो रेट का रेशियो है वो होता है 1:82:1600। देखो जरा कितना ज्यादा है 3 डिग्री का रेट, तो रेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए 3 डिग्री वाला मेजर होता है, अगर ये नहीं तो 2 डिग्री और ये नहीं तो 1 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, है ना। मैं एक सवाल इसमें करके बताता हूं आपको, है ना, और उसमें एक दूसरा सवाल भी बताता हूं। एक तो मेजर प्रोडक्ट पूछते हैं और दूसरा आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट कितने होते हैं। ठीक, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं एक सवाल करके बताता हूं इसका। ठीक है, चलिए देखिए, मेरे पास एक सवाल लिखा हुआ है, मान लीजिए ये CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है, और इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ ब्रोमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट बताओ। तो आपको क्या करना है, H हटाकर हेलोजन लगाना है। देखो आप क्या हो रहा था, अल्केन से क्या बनना था, अल्केन से अल्काइल हैलाइड, H हटता था, X आ जाता था। लेकिन कौन कौन से H हट सकते हैं? सर ये वाला H भी हटा सकता हूं, ये भी हटा सकता हूं, ये भी हटा सकता हूं, और इन दोनों में से कोई भी एक हटा सकते हो। लेकिन कौन सा हटाना है ब्रोमिनेशन में तुम्हें पता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ये होता है मेजर प्रोडक्ट। तो 3 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रोमिनेशन में यहां से H हटेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है, 3 डिग्री से H निकलेगा। तो आपका आंसर आ जाने वाला है ये तो बात हो गई 3 डिग्री, ये तो बात हो गई ब्रोमिनेशन की। लेकिन इसी सवाल में मैं कुछ ऐसा कर दूं, इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर दूं कि भाई साहब अब मैंने यहां कर दिया Cl2 सनलाइट, अब बताइए मेजर क्या होगा मालिक, अब बताइए मेजर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से, यहां मुझे Np लिखना है, तो Np कितने हैं सर, प्राइमरी हाइड्रोजन 3 3 6 3 9, ना 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 ना, ये दोनों सेम है, ये अलग टाइप का है, तो मैं Np 6 लिख सकता हूं, 3 और 3 6, लेकिन दूसरे वाले प्राइमरी को Np डैश मान लेता हूं, क्या दिक्कत है। Ns कितने सेकेंडरी 2, और Nt कितना है 1 यहां पर। ठीक, अब मैं निकालूंगा Np Rp, Rp को कितना लेके चलना है 1, Rs को 3.8 और Rt को 5, है ना। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ठीक, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3.8 NSRS, और NTRT हो जाएगा 1 इंटू 5। कौन सी वैल्यू बड़ी है बेटा, ये वाली वैल्यू बड़ी है, देखो ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी है, यानी कि सेकेंडरी वाला मेजर हो जाएगा, यानी कि यहां से H हटाकर Cl लगाएंगे इसमें, समझे बात को। तो क्लोरीनेशन में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ब्रोमिनेशन में तो ये आंसर है 3 डिग्री वाला, है ना, और क्लोरीनेशन में NP-Rp NSRS NTRT ये चेक करके देखना है ना। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये क्या है, NP-Rp है, ये है NSRS और ये है आपका NTRT, समझ गए। इस तरीके से आप सवाल इसका करोगे। एक दूसरे टाइप का सवाल है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, तो वो भी हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट करें पॉज करके, ठीक है। आइए, अब इसी सवाल में ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, इसी सवाल में पूछा जाएगा आपसे ऐसा कि X2 सनलाइट, और बताइए टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, मोनोहेलोजिनेटेड मतलब एक H हटाकर X लगा रहे हो, है ना, मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। अब यहां पर दो पूछ सकते हैं, क्या, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो पूछ सकते हैं, और एक पूछ सकते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो, है ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो। यहां पर ये दोनों पूछा जा सकता है, तो दोनों निकालेंगे अपन। आइए जरा, पहले मैं कहां से H हटा सकता हूं, यहां से, ये दोनों सेम है, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, है ना, तो मैं ये 4 बना लेता हूं। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये एक्सक्लूडिंग स्टीरियो हो जाएंगे आपके,
तो पहला वाला तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये, एक्स लगाया था मैंने, एक्स लिया ना, यहां एक्स लगाया था। या एक काम करता हूं, बॉन्ड लाइन में बना दूं, बॉन्ड लाइन में थोड़ा आसान पड़ेगा, है ना। बॉन्ड लाइन में देखना जरा, ऐसा था, एक बार यहां एक्स लगा दूं, एक बार यहां एक्स लगा दूं, ये और ये सेम है, एक बार यहां एक्स लगा दूं और एक बार यहां एक्स लगा दूं। अब ये 4 स्ट्रक्चर हो गए, तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो तो ये 4 हो जाएंगे, है ना, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो 4, क्योंकि 4 मोनोहेलोजेनेटेड बन रहे हैं। अब मुझे बताओ कहीं कोई कायरल कार्बन है क्या? जैसे इधर देखो, ये वाला कायरल है और एक कायरल में 2 आइसोमर एनेंटियोमर पेयर बनता है, एक डी और एक एल, है ना, रेजोनेंस मिक्सचर बनता है। ये कायरल नहीं है, यानी कि 1, यहां पर ये कायरल है तो 2, और ये कायरल नहीं है तो 1, तो 2 और 2 4 5 6 आ जाएगा। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो 6 आंसर करना है आपको, है ना। इंक्लूडिंग में ये देख लेना, अगर एक कायरल कार्बन आ रहा है तो 2 आइसोमर होंगे, एक डी होगा एक एल होगा। अगर 2 कायरल कार्बन हुए तो सिमेट्री नहीं होगी तो 4, और अगर सिमेट्री आ गई तो 3, एक मेजो भी होता है उसमें, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक, पॉज करके लिख लेना। चलिए तो ये हो गया आपका अल्केन से। अगला देखिएगा, अगर तुमको अल्कीन से बनाना हो तो 3 रिएक्शन यहां पर हमारे काम की है ना। बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं एनसीईआरटी की मैक्सिमम रिएक्शन आपको कवर करवा रहा हूं। जैसे अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो एचबीआर पेरोक्साइड अलग से नहीं दे रखे, लेकिन सवाल में दे रखा है इन चैप्टर एक्सरसाइज में, है ना, तो इसलिए इसको भी देख लेना आप। HX वाली रिएक्शन में बहुत आसान है, H प्लस और X माइनस। अल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा। तो अल्कीन H प्लस के साथ रिएक्शन करेगी, कैसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, जहां स्टेबिलिटी आएगी। तो पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन चलना चाहिए आपको, है ना। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए ताकि यहां प्लस और यहां माइनस, ऐसा समझने के लिए कर सकते हो, प्लस माइनस। तो ये कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, और इसके बाद तुम्हें क्या चेक करना है, रीअरेंज पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, और आफ्टर रीअरेंजमेंट आप फाइनली बना देंगे। यहां हेलोजन चिपका दो, X नेगेटिव, ऐसा दिखेगा, ठीक है। HBr पेरोक्साइड क्या करेगा, प्लस माइनस, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगेगा यहां, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, ठीक है। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां ज्यादा H है, तो ऑटोमेटिकली H यहां जाएगा पेरोक्साइड के केस में। यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि HCl में पेरोक्साइड काम नहीं करता, HBr में पेरोक्साइड काम करता है ना। HCl में पेरोक्साइड और HI में पेरोक्साइड काम नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक हो जाता है। HBr पेरोक्साइड में जब होता है तो एक्सोथर्मिक स्टेप्स होते हैं, तो रिएक्शन अपने आप हो जाती है ना। तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि HCl एंड HI में, इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हैं ना, पेरोक्साइड काम नहीं करता है, यानी कि उसकी रिएक्शन कैसी होगी, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, ठीक है। पेरोक्साइड डला हो लेकिन उसकी बात ही नहीं मानेगा। X2CCl4 में क्या करना, यहां पर पाई बॉन्ड तोड़ देना X और X से, है ना। तो ये बना लेगा RCH, और ये एंटी एडिशन का एग्जांपल है, तो मैं ऐसे दिखा देता हूं, है ना, कभी रिएक्शन में आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक। तो ये एंटी एडिशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको पॉज करके, क्लियर है एकदम। चलिए अगली रिएक्शन देखिए, हेलोजन एक्सचेंज में एक फिंकेल्स्टीन है और एक श्वार्ज रिएक्शन है। अगर मैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन की बात करूं तो यहां RX की रिएक्शन होती है, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन लेते हैं, यहां पर आप एसीटोन ले सकते हो या फिर DMSO वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। और यहां X तुम्हें यूजुअली Cl और Br मिलेगा, ठीक। तो ये हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है। क्या करना है, बहुत आसान है, RX प्लस NaI, तो ये क्या करेगा, NaX निकाल लेगा, क्या बन जाएगा, Ri बन जाएगा, बिना किसी रीअरेंजमेंट के NaX बनेगा। और ये जो NaX है ना, यहां X क्या हो सकता है, या तो Cl या फिर Br, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एसीटोन में, है ना, प्रेसिपिटेट इन एसीटोन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल। DMSO क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ऐसा दिखता है, ठीक। और अगर एसीटोन होंगे तो वो ऐसा दिखेगा। तो ये एक तरीके से सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है इनको। तो ये फिंकेल्स्टीन है RI बनाने के लिए। श्वार्ज रिएक्शन होता है, ये होती है आपकी अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। तो यहां RX की रिएक्शन होती है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड ले सकते हो, आप AgF ले लो, आप SbF3 ले लो, आप CuF2 ले लो, या आप Hg2F2 ले लो, कोई भी ले लो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, है ना। जैसे मान लो AgF लेते हो तो यहां से AgX निकाल देना आप, तो क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा। मींस श्वार्ज रिएक्शन में जो भी यहां पर X मिलेगा आपको, यूजुअली Cl Bri मिल सकता है, तो ये RF बना देगा। अल्काइल फ्लोराइड बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये, है ना।
क्योंकि अल्काइल फ्लोराइड हम अल्केन से डायरेक्टली नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है ना, इसलिए हम यहां पर AgFSBF3 ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड आप ले सकते हो। ये है स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है, अगली और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको नोट कर लेना पॉज करके, है ना, पॉज एंड नोट। अगली है अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हमें फ्री रेडिकल से चलना होता है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पर होती है, या फिर आपको कोई ऐसा रिएजेंट दिया जाएगा जो फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे हम अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, तो ये वाली पोजीशन अलाइलिक पोजीशन होती है, और इसकी रिएक्शन में करवा दूं किसी ऐसे रिएजेंट से जो एक्स रेडिकल दे रहा होगा, तो होगा क्या, एक्स रेडिकल यहां नहीं आएगा। एक्स रेडिकल कहां जाएगा, जहां पर रेडिकल स्टेबल बनेगा, तो इस जगह से H हटाओगे तो CH2 रेडिकल बनेगा, और एक्स रेडिकल यहां जुड़ जाएगा तो CH2X आ जाएगा इस तरीके से। और कभी अगर बेंजाइलिक हुआ तो PHCH3 मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल के तौर पर, तो एक्स रेडिकल क्या करेगा, PH बेंजाइलिक पोजीशन का H हटाकर X लगा देगा। अब तुम्हारे लिए जरूरी बात क्या है, तुम्हारे लिए जरूरी बात यह है कि तुम्हें मैं कहीं से एक्स रेडिकल बता दूं कि क्या क्या होने चाहिए, है ना। तो एक्स रेडिकल कहां कहां से आते हैं, तो अगर आपको क्लोरीनेशन कराना है, मतलब Cl रेडिकल लाना है, तो कुछ सेट ऑफ रिएजेंट होते हैं, और अगर आपको ब्रोमिनेशन कराना है तो कुछ सेट ऑफ रिएजेंट होते हैं जो रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप Cl2 सनलाइट ले सकते हो, सनलाइट में क्या मिलेगा, Cl रेडिकल। आप Br2 सनलाइट ले सकते हो, यहां क्या मिलेगा, Br रेडिकल। ठीक, आप NBS ले सकते हो, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, है ना, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड ऐसा दिखता है ये, तो ये क्या करता है, ये Br रेडिकल का सोर्स है ना, तो यहां से Br रेडिकल मिल जाएगा। आप यहां पर NCS ले सकते हो, इसी जैसे Br की जगह Cl कर लेना। ठीक, आप यहां TBuOCl ले सकते हो, ठीक, ये रेडिकल दे देता है। ठीक, आप यहां पर Cl2 हाई टेम्परेचर 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले सकते हो, तो ये क्या करेगा, Cl रेडिकल दे देगा। तो यहां पर ये रिएजेंट दिखेंगे, यहां पर ये दिखेंगे, इधर वाले यहां पर, इधर वाले यहां पर ले सकते हो, लेकिन जो जो दिखेंगे वो मैंने लिख दिया है। तो अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कभी आपको करना है तो ऐसे रिएजेंट लेना होगा जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं आपको एक सवाल करवाता हूं पीछे की जो रिएक्शन है उससे मिला जुला के, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन देखिए ऐसा लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है Br2 सनलाइट। ठीक, इसकी रिएक्शन मेरे को करानी है TBuOCl, इसकी रिएक्शन मेरे को करानी है Br2CCl4, इसकी रिएक्शन मेरे को करानी है HCl परऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन मेरे को करानी है HBr परऑक्साइड। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा किस रिएक्शन में क्या करना है। अगर Br2 सनलाइट है तो ये क्या देगा, Br रेडिकल। तो तुम्हें ये देखना है कि रेडिकल कहां स्टेबल बन सकता है, तो डबल बॉन्ड के पास वाली पोजीशन पर रेडिकल स्टेबल बनेगा। क्यों, क्योंकि रेडिकल रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस तो बड़ा अच्छा फैक्टर होता है आपके लिए, है ना। तो Br रेडिकल कहां जाएगा, अब ये दोनों आइडेंटिकल है, कहीं भी भेज दो, तो मैं इन दोनों में से कहीं भी एक पोजीशन पर लगा दूं तो ये बनेगा। यहां ये Cl रेडिकल देगा तो सेम वही रिएक्शन है ऊपर वाली, बस यहां क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। Br2CCl4 में एडिशन होता है तो पाई बॉन्ड टूटेगा Br से, और Br दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। अगर मैं एक Br डार्क में लगा दूं तो दूसरा Br में डैश में लगाऊंगा, एंटी एडिशन होता है। HCl में पेरोक्साइड काम करता नहीं है तो कार्बोकेटाइन होगा। HBr में पेरोक्साइड काम करता है, लेकिन ये अल्कीन में यहां भी एक H है और यहां भी एक H है, तो तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल कहां लगेगा, तो आप कहीं भी लगा दो, है ना। तो किसी भी एक कार्बन पर H लगा दो और दूसरी जगह Br लगा दो। HCl में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऐसे मूव करा लिया, तो यहां माइनस यहां प्लस, H प्लस यहां चला गया, तो कार्बोकेटाइन ये बना। अब इसमें कोई रिअरेंजमेंट तो हो नहीं रहा, यानी कि Cl नेगेटिव यहीं आ जाएगा। ठीक है, आप जरा ये समझो कि हो क्या रहा है। जैसे अगर Br2 सनलाइट है तो अल्कीन पर रिएक्शन नहीं होगी, अल्कीन के एडजेसेंट पोजीशन पर रिएक्शन होगी, है ना। क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल स्टेबल बनना चाहिए ना। अगर Br2CCl4 है तो एडिशन रिएक्शन है, पाई बॉन्ड टूटेगा, Br से एंटी एडिशन का एग्जांपल है। ठीक, अगर TBuOCl है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यानी कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अगर आपका HCl परऑक्साइड है तो परऑक्साइड ये एडिशन रिएक्शन के फॉर्म में ही है ना, ऐड हो रहा है यहां कुछ, तो HCl परऑक्साइड में परऑक्साइड काम ही नहीं करता, तो कार्बोकेटाइन से चलना पड़ेगा। आप बोलोगे सर दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, बस हैलोजन अलग है। बेटा अच्छी बात है, लेकिन हम एग्जैक्ट डेप्थ में चल रहे हैं कि भाई साहब
हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहां कार्बोकेटाइन से चलना है, यहां तुम डायरेक्ट एंटी मार्कोव नहीं लगा सकते थे, लेकिन यहां जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एच सेम है तो कहीं भी लगा दो, ठीक है। अगर अलग अलग होते तो हम डिसाइड कर लेते कि कहां बी आर जाएगा कहां एच जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी आपकी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा इधर, और मैं इसके सामने कोई न्यूक्लियोफाइल को लाता हूं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, R को X को रिप्लेस कर देगा तो बनाएगा RNU प्लस X नेगेटिव। तो आप जरा गौर से देखिए जनाब, क्या दिख रहा है आपको, गौर से देखिए, यहां से X हट रहा है और क्या आ रहा है, NU आ रहा है। यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हेलोजन को न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सही बात है, बिल्कुल सही। अब यह सब्स्टिट्यूशन होने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला वाला तरीका क्या होता है, पहले वाले तरीके का नाम लिख लेते हैं SN1 रिएक्शन, और दूसरे वाले तरीके को SN2 रिएक्शन। 1 क्यों लिखा होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो रेट होती है या मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 1 होती है, और 2 यहां लिखा है, इसमें रेट या मॉलिक्यूलरिटी, सॉरी रेट नहीं, ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, ठीक है। तो आइए जरा, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि RX जो है वो बॉन्ड तोड़ ले, क्या बनाए, R प्लस बनाए और X माइनस बनाए, और सेकेंड स्टेप में जो R प्लस है वो न्यूक्लियोफाइल के पास आ जाए, तो क्या बन जाए, RNU बन जाए। अब यहां पर आप बोलोगे सर R प्लस बना तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, डेफिनेटली, तो हम यहां बोलेंगे रीअरेंज पॉसिबल, लेकिन रीअरेंजमेंट वाले स्टेप्स को अलग स्टेप में काउंट नहीं करते अपन, है ना। अपन ऐसा बोलते हैं कि स्टेप 1 है और ये है स्टेप 2, ठीक है, और इसका स्टेप 1 जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब अगर रीअरेंज हो गया, पॉसिबिलिटी होगी रीअरेंजमेंट की, तो उसको करा लेंगे, उसको अलग स्टेप नहीं बोलेंगे, और न्यूक्लियोफाइल जब इसके पास आएगा तो RNU बन जाएगा, ये पहला है। दूसरा ये वाला पार्ट है कि अगर RX जो है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, बैक साइड से अटैक कर दे, तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है, यहां बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, न्यूक्लियोफाइल और इसके बीच में बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ये ब्रेक हो रहा होगा, इसको अलग स्टेप नहीं बोलते, एक ही स्टेप में ही आता है। तो न्यूक्लियोफाइल R के साथ जुड़ गया और X माइनस निकल गया। तो आप गौर से देखें, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, जी हां, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, जी हां, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। इस तरीके का मतलब कार्बोकेटाइन के थ्रू होता है और इस तरीके का मतलब ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। अब यहां पर बात आती है कि कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि SN1 रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां 3 डिग्री वाले फेवर करते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री वाला बहुत तेज रिएक्शन देता है, ठीक। यहां बात करूं तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला होता है, ठीक। लेकिन SN1 में हम 3 डिग्री से नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि 1 डिग्री वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, रेजोनेंस आ जाए। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ऐसे किया करो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कभी अगर रेट वाला सवाल पूछ ले तो। और यहां रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, 1 डिग्री होगा तो भीड़ कम होगी, 2 डिग्री होगा तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी, 3 डिग्री होगा तो और ज्यादा कार्बन हो जाएंगे, तो भीड़ और बढ़ जाएगी, है ना। तो 3 डिग्री में बहुत स्लो SN2 होती है, 1 डिग्री में बहुत तेज SN2 होती है ना। तो ये दो तरीके हैं SN1 SN2 रिएक्शन के, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अब अगर हम SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन की बात करें, है ना, तो कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो आपको देखकर थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है। जैसे यहां पर अगर मेरा पानी आ जाए, ROH आ जाए, है ना, ये सब आ जाए, पानी हो जाए, ROH आ जाए, है ना, इसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन, है ना। जब सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर लेता है, क्योंकि सॉल्वेंट ही बॉन्ड ब्रेक करता है R और X के बीच का SN1 रिएक्शन में, है ना। तो ये सॉल्वोलिसिस रिएक्शन यूजुअली SN1 से जाती है, ठीक। सिल्वर नाइट्रेट वगैरह आ जाए या फिर लुइस एसिड आ जाए, ये रिएक्शन जो है वो SN1 पाथ से जाती है, ठीक है। लुइस एसिड वाली रिएक्शन यूजुअली SN1 से जाती है, ठीक। SN2 रिएक्शन की बात करें तो एक्वस KOH वगैरह आपको मिल जाए, ठीक, KCN मिल जाए, AgCN मिल जाए, ठीक, KNO2 मिल जाए, यहां K की जगह Na भी आ सकता है, ठीक है, KNO2 या NaNO2, AgNO2 मिल जाए, ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन, LiAlH4 मिल जाए, CH3CO नेगेटिव मिल जाए, ठीक, Ag प्लस ऐसा।
तो ये कुछ रिएक्शन जो है वो SN या फिर R के साथ मेटल मिल जाए, ठीक है, SN2 वाले पाथ से रिएक्शंस ये जाया करती हैं, ठीक है। इनमें से ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये तो इतनी महा है कि बहुत बार रिपीट हुई है ये, ठीक। तो ये सारी रिएक्शन में से जो देखा जाए तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन रिएक्शंस को मैं अलग से आपको बता देता हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक। अब मैं आपको इन रिएक्शन को बता रहा हूं, ये सारी SN2 रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं KCN AgCN KNO2, K की जगह Na भी हो सकता है, और AgNO2। तो यहां होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जो KCN है, KCN होता है K+ और CN नेगेटिव, ठीक, K+ और CN नेगेटिव। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, और इस न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दो डोनर साइट है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में दो डोनर साइट होती हैं, लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करता है, तो कार्बन डोनेट करेगा, क्यों, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा कार्बन, ठीक। तो यहां पर बनता है RCN, ठीक। तो ये आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ऐसा हो रहा है। KCN या NaCN आयनिक होते हैं, जिस वजह से C नेगेटिव बनता है, और C नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, नेगेटिवली चार्ज वाले अच्छे होंगे कंपेरिजन टू न्यूट्रल, तो RCN बनेगा, यानी कि साइनाइड बनेगा। AgCN में दिक्कत आ गई, क्या, क्योंकि AgCN हो गया कोवेलेंट, तो कोवेलेंट होने की वजह से कार्बन पर अब कुछ बचा नहीं है ना, इसने 4 बॉन्ड बना ही रखे हैं, तो अब सिर्फ नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन से अटैक होगा इस पर, तो बनाएगा RNU इस तरीके से, ठीक। AgNO2 में Ag सिंगल O सिंगल N डबल O, कोवेलेंट होने की वजह से नाइट्रोजन अपना लोन पर देगा कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक। तो यहां से अटैक होगा इसमें, ठीक, इसमें ये जाएगा, तो ये बनाएगा RNO2, ठीक, कोवेलेंट होने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन KNO2 में होता है K+ और O नेगेटिव सिंगल N डबल O। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो बनेगा नाइट्राइट, ठीक। तो यहां RONO बनता है, K की जगह Na भी हो सकता है, यहां साइनाइड, यहां आइसोसाइनाइड, यहां न्यूक्लियोफाइल NC आएगा ना, आइसोसाइनाइड, और यहां पर NO2 आएगा। तो ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्वस KOH वाली तो आप जानते ही हैं, उसमें OH नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा, तो OH नेगेटिव जो है वो बना लेगा ROH बिना रीअरेंजमेंट के। ये सारी रिएक्शन SN2 रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड से लेकर नीट से लेकर हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप, ठीक। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, है ना। तो अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं तो SN1 रिएक्शन में रेसेमाइजेशन होता है, ठीक, और SN2 की बात करूं तो बैक साइड से अटैक था, यानी कि इन्वर्जन होता है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर कभी सवाल में लिखा है कि रेसेमाइजेशन 100% है, ठीक है, हम उसको मान के चलेंगे, लेकिन वहीं पर अगर सवाल में ऐसा लिखा है कि 100% रेसेमाइजेशन, ऑप्शन कहीं दे रखा है, और ऐसा भी लिख दिया कि इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन, तो हम इन्वर्जन वाला ज्यादा मानेंगे। ऐसा इसलिए मानेंगे क्योंकि RX जो होता है ना, जब SN1 में बॉन्ड टूटता है ना, तो ये इसके आसपास ही रहता है, इसको स्टेबल करने के लिए। बॉन्ड भले ही टूटा रहता है लेकिन आसपास रहता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से अटैक तो करता है, लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटी कम होती है, बैक साइड से थोड़ी ज्यादा होती है, और ऐसा बोलते हैं 51% इन्वर्जन प्रोडक्ट यहां पर बनता है, और 49% रिटेंशन वाला बनता है। तो अगर ऑप्शन में ये पूछा है, ये बहुत गहराई वाली बात है, एग्जामिनर आपको बता देगा कि वो ये पूछ रहा है, या फिर आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि रेसेमाइजेशन 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे बोला गया है कि 51% इन्वर्जन 49% रिटेंशन, यानी कि पार्शियल रेसेमाइजेशन, ये एग्जैक्ट बात है, ये एक्चुअल बात है, ठीक। अगर ऐसा बोला गया तो हम इसे मानेंगे, लेकिन पार्शियल नहीं दिया है, सवाल में सिर्फ यही ले रखा है कि 50-50% बनना, तो हम वो भी मान के चलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सवाल में जानबूझ के पूछे कि बताओ इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन, तो आप बोलोगे जी हां आप एकदम सही कह रहे हो। लेकिन अगर आपसे सवाल में यह पूछे कि 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, तो हम वो लगाएंगे। ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं लिखा है तो हम 50-50 मानेंगे, लेकिन उन्हें पूछना होगा तो ये एम्फेसाइज करके पूछेंगे कि इन्वर्जन ज्यादा है रिटेंशन से। यहां तो आपका 100% इन्वर्जन है, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैक साइड से अटैक होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको रिवाइज करनी है, इसको बोलते हैं अपन बीटा एलिमिनेशन, ठीक, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक, या आपका E2 एलिमिनेशन, ठीक है। 2 इसलिए क्योंकि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है यहां पर।
यहां मिलेगा आपको रिएजेंट एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल के साथ KOH, या फिर आपको RO माइनस और K+ या Na+ आपको दिया जाएगा। क्या करना है यहां पर, हेलोजन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से H और अल्फा से X निकल जाएगा, तो आपकी अल्कीन बन जाएगी यहां पर ऐसी। ठीक है, अगर कभी मोर देन 1 बीटा H आते हैं तो आपको मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट बताना है। जैसे एक सवाल मैं यहीं करके बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, CH3 या ऐसा बॉन्ड लाइन में ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां लगा हुआ है X, अब इसकी रिएक्शन हो रही है अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक, और यहां X जो है वो ClBrI आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो क्या करोगे इसके रेस्पेक्ट में, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, कौन सा बीटा लोगे, दोनों लेके अपन बना लेते हैं। एक बन जाएगी 2 ब्यूटीन, एक बन जाएगी 1 ब्यूटीन, अल्फा से हेलोजन, बीटा से H निकलेगा। यहां पर 6 अल्फा H आ रहे हैं इस अल्कीन के, यहां 2 अल्फा H आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर, और ये हो जाएगा माइनर। अल्कीन की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, अगर अल्कीन कहीं बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ रहा है, यानी कि अगर रेजोनेंस आ रहा है तो हम वो इफेक्ट लगाएंगे, अगर रेजोनेंस नहीं आ रहा है, जैसे यहां पर सिर्फ अल्कीन बन रही है, कोई बेंजीन आसपास नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, यानी कि हम अल्फा H से कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर कई बार ऐसा ही बोला जाता है कि कौन सी अल्कीन यहां पर सेटजेफ है, कौन सी हॉफमैन है, तो उसको हम ऐसे करते हैं कि बताओ इस अल्कीन के कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं, 2, इस अल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड 1, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला होता है सेटजेफ या जेटसेफ, और लेस सब्स्टिट्यूट वाला होता है हॉफमैन। ठीक है, और सेटजेफ और हॉफमैन मेजर माइनर डिसाइड नहीं करते, मेजर माइनर कौन डिसाइड करता है, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल अल्कीन जो है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, और ClBrI में से कौन सी तेज रिएक्शन देगा, आयोडीन वाला ज्यादा तेज दे देगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होती, जल्दी निकल जाएगा। क्लियर है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, जल्दी निकल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर सवाल में फ्लोरीन कर दूं, तो फ्लोरीन जो है वो वर्स्ट लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, और वर्स्ट लीविंग ग्रुप की कैटेगरी में यहां पर आपको एनायन बनाकर चेक करना होगा। ठीक है, मतलब आपको क्या करना होगा, इस तरीके से ना करके, सिर्फ फ्लोरीन में ध्यान रखिएगा, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, बीटा से H निकलेगा तो एनाइन बनेगा। ठीक है, एक्चुअल एनाइन नहीं बनता, लेकिन सवाल करने के लिए हम बना देते हैं पार्शियल, यहां पर हम बोलते हैं एनाइन लाइक कैरेक्टर, है ना। तो हम क्या करेंगे, बीटा पर एनाइन बनाएंगे, और अल्कीन तो तुम्हें अल्फा बीटा की बनानी है। ठीक है, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्कीन तुम्हारी दोनों बनेंगी, इस केस में भी और उस केस में भी। बस ये डिसाइड करना है कि मेजर कौन सा होगा, तो फ्लोरीन के केस में चेक कर लो कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री दिख रहा है, ये 2 डिग्री दिख रहा है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्स्ट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में ही ऐसा होगा, क्योंकि अगर लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा हुआ तब तो E2 वाली रिएक्शन जाएगी, है ना, ये E2 है, और उसको हम बोलते हैं E2 एनाइन लाइक कैरेक्टर, मतलब एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन में ClBrI में मोर स्टेबल अल्कीन मेजर होगा, और फ्लोरीन में मोर स्टेबल कार्बेनाइन विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, है ना, मोर स्टेबल C नेगेटिव विल डिसाइड मेजर। तो ध्यान रखना ClBrI में कैसे करना है, ऐसे, है ना, ये किसके लिए है, ClBrI के लिए है, और ये किसके लिए है, जब तुम्हारा X क्या हो जाए, फ्लोरीन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद मेटल में देखें जरा, वुर्ज रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली 2 रिएक्शन यहां देखनी है। तो RX की रिएक्शन होती है Na ड्राई ईथर के साथ, Na ड्राई ईथर के साथ। तो क्या करना है, यहां पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, रेडिकल, और ऐसे 2 मोल ले लेंगे, R रेडिकल को उसी के R रेडिकल से जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा, यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, है ना, सिमेट्रिकल अल्केन, या फिर इवन नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए उसमें। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, RX की रिएक्शन हो जाएगी Mg ड्राई ईथर के साथ, तो ये बनाएगा RMgX, और अब ये RMgX जो है वो 2 तरीके से काम कर सकता है, R माइनस के फॉर्म में रहे या फिर R डेल्टा नेगेटिव के फॉर्म में रहे, दोनों की तरह बिहेव करेगा। एज अ बेस भी काम कर सकता है यहां पर, और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। कहां पर कौन सा काम करेगा, अगर एसिड बेस रिएक्शन होंगी, मतलब अगर एसिड बेस रिएक्शन होंगी तो वहां पर काम करेगा बेस की तरह, और NaR वाली रिएक्शन या SNAE वाली रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आगे हो सकती है। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैंने अभी आपको प्रिपरेशन वाला पार्ट बताया। तो रिएक्शन विद मेटल में एक वुर्ज रिएक्शन है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये मैं हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। अब मैं चलता हूं आगे हेलो एरीन्स पर। ठीक है, तो पहले एक काम करो, आप पहले इसको नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए जरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स है ना। अब क्या करेंगे, बेंजीन पर हेलोजन लगा रहे होंगे अपन, ठीक है, या टॉल्विन पर लगा रहे होंगे, मतलब जो आपका C6H5 वाला पीएच वाला पोर्शन है उस पर लगेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो X2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, ये क्या देता है आपको, इलेक्ट्रोफाइल X पॉजिटिव। अब X पॉजिटिव इस मिथाइल से पूछेगा कहां जाना है, ये बोलेगा भैया हम तो हैं ओपी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, ठीक है, और स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पैरा मेजर बोलेंगे। एक ऑर्थो बनेगा एक पैरा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कोई चीज है नहीं क्योंकि कार्बन से जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो फोन से जुड़े होते हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, एक ऑर्थो एक पैरा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कुछ दिक्कत है नहीं, तो हमें क्या बोलना है, स्टेरिक हिंड्रेंस से मेजर, क्योंकि मिथाइल और एक्स का रिपल्सन होगा, मिथाइल एक्स दूर दूर होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अब आयोडीनेशन आपको कराना है तो आप करवा सकते हो, लेकिन प्रिकॉशन लेना है, HNO3 HiO3 या फिर HiO4 ले सकते हो, ठीक। तो ये क्या बना देगा, एक बना देगा आपका ऑर्थो पर आयोडीन और एक बना देगा पैरा पर, ऑब्वियसली पैरा मेजर होगा इसमें, ठीक। लेकिन यहां दिक्कत क्या है, अगर तुम ये नहीं डालोगे तो यहां निकलने वाला है HI, ठीक है, क्योंकि एक आई यहां बचेगा और H हटके ही तो आई आ रहा होगा, यानी कि अब तुम्हें HI को हटाना होगा, नहीं हटाया तो ये रिवर्स कर देगा रिएक्शन को, दोबारा यही बना देगा। तो ये HNO3 HiO3 या HiO4 क्या करते हैं, अगर तुमने HNO3 लिया तो HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO2 में, यानी कि अब तुम्हारा HI बचा ही नहीं, I2 में कन्वर्ट हो गया, तो रिवर्स हो ही नहीं पाएगी रिएक्शन। और अगर तुम HiO3 या फिर HiO4 लोगे तो I2 प्लस वाटर बनेगा, HI खुद ऑक्सीडाइज होगा I2 में और HiO3 रिड्यूस होगा I2 में, है ना। तो अगर तुम्हें ऐसा करना है, आयोडीनेशन कराना चाहते हो, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। ये क्या है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं HI को I2 में, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए जरा। एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं हम NaNO2HCl, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, तो ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अलग अलग रिएक्शन है, जैसे इन रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूं फिर मैं नाम लिख दूंगा। यहां क्या होता है, Cl नेगेटिव होगा, यहां पर, यहां Br नेगेटिव होगा, यहां Cl नेगेटिव होगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा, यहां Br नेगेटिव होगा, यहां I नेगेटिव होगा और यहां पर F नेगेटिव होगा, तो इन सबको सब्स्टिट्यूट करा दो, मतलब N2Cl वाला हिस्सा, Cl अटैक करके N2 हटा देगा तो PHCl बन जाएगा, N2 निकल गई, यहां PHBr बन जाएगा, यहां PHCl बन जाएगा, यहां PHBr बन जाएगा, यहां PHI बन जाएगा, ठीक है, यहां पर PHF बन जाएगा। पहले बनेगा PHN2 प्लस BF4 माइनस, हीटिंग के पहले, है ना, हीटिंग के पहले ये बनेगा, और हीटिंग करा दोगे तो F माइनस यहां से अटैक करके यहां पर PHF बना देगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। इस रिएक्शन का नाम है बाज-सीमन रिएक्शन, नाम लिख देता हूं मैं इनके, इस रिएक्शन का नाम है बाज-सीमन रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। इसका कुछ नाम नहीं है, अपने अपने नाम पे लिख लो, मैं लिख लेता हूं सिजीज रिएक्शन, ठीक है। तो इन सभी रिएक्शन में देखें आप, हेलो एरीन्स बन रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आगे काम आएंगी ये, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स की बात करूं तो जनरली रिएक्शन होती नहीं है, क्यों नहीं होती, उसके कई कारण हैं, है ना। आइए जरा समझते हैं। अगर मैं यहां पर सपोज मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, न्यूक्लियोफाइल लाऊंगा, तो ये नो रिएक्शन की बात चल रही है, रिएक्शन होती नहीं है। क्यों नहीं होती, इसके कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं रिएक्शन ना होने के, लेकिन क्या क्या हो सकते हैं वो देखिएगा जरा। पहला ये हो सकता है कि Cl के पास लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक कारण हो सकता है कि भैया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से तो नहीं निकल पाएगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर चलो मान लो निकाल दिया तुमने Cl, ठीक, तो बनेगा, अगर मैंने Cl निकाल दिया तो ये बनेगा, और डबल बॉन्ड में पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, तो मैं बोलूंगा इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी यानी कि अनस्टेबिलिटी बोल दो एक तरीके से ना, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन, ठीक। तीसरा वेक्टर हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे, अगर मान लीजिए मेरे पास PHCl है, PHCl का मतलब क्या है,
यहां पर मैं ऐसे बना सकता हूं, ठीक, और इसको मैं कंपेयर कराऊं CH3Cl से, तो ध्यान से देखिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो कार्बन अगर sp2 है और कार्बन अगर sp3 है, तो बताओ s कैरेक्टर ज्यादा होगा किसमें, इसमें, तो वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को अपने पास पकड़ के रखेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी रिलेटिवली, ये यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ऊपर वाले बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो आसानी से नहीं निकल पाएगा। और चौथा कारण हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिच पीएच रिंग, है ना, इसको मैं पीएच बोल देता हूं, PHCl बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग है ना, ये वाली रिंग, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा, ठीक है, मान लो न्यूक्लियोफाइल इसके पास आया अटैक करने, तो ये इसको रिपेल करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहां भी, तो इलेक्ट्रॉन रिच पीएच रिंग जो है उसकी वजह से भी, यानी कि ये 4 कारण हो सकते हैं, चारों सही कारण है कि रिएक्शन क्यों नहीं होती है। लेकिन अब बात क्या आती है कि अगर रिएक्शन करानी है तो क्या कराएंगे, तो पहले आप पॉज करके लिखेंगे इसको, ठीक है। अब अगर रिएक्शन करानी तो करा सकते हो, डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको, अगर रिएक्शन तुमको करानी है तो डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो आप क्या करो, नंबर 1 पे मॉल्टन या फिर फ्यूज्ड NaOH ले लो, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन लेनी होगी 623 केल्विन और 300 से 320 ATM प्रेशर तक आप ले सकते हो। यहां पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा, तो OHCl को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी है, यहां एसिडिफिकेशन करना जरूरी है। क्यों, अगर तुमने एसिडिफाई नहीं किया तो ये फिनॉल जो है मीडियम बेसिक है NaOH, तो ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा एसिड बेस रिएक्शन, तो O- Na+ बचेगा, फिनॉल नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपको फिनॉल बनाना है तो एसिडिफाई इसको लास्ट में कराना होगा। तो ये है डाउस प्रोसेस, नोट कर लीजिए इसे। अब देखें जरा, नाइट्रो हेलोबेंजीन रिएक्शन दे सकती है NSR, एक तो हो गया डाउस। दूसरा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, लेकिन कहां पर लगाऊं मैं, ऑर्थो या पैरा पर, तो आप मान लीजिए मैंने यहां पर ऑर्थो पर लगा दिया, ठीक, मैंने पैरा पर लगा दिया, या ऑर्थो पैरा पर भी लगा सकते हो, एक मैंने यहां ऑर्थो लगा दिया, एक पैरा लगा दिया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वैसे और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, आपके सिलेबस में NO2 वाले हैं ना, नीट में NO2 वाले ग्रुप सी आपको दिखेंगे यूजुअली। तो अगर मैं इन सबकी रिएक्शन करवाऊंगा, यहां भी कुछ कुछ कंडीशन होती है, लेकिन आपको वो कंडीशन ध्यान नहीं रखनी, वो डाउस में ध्यान रखनी है। NaOH देन H+, ठीक है, सभी में यही है रिएजेंट। तो क्या होगा, Cl रिप्लेस हो जाएगा सबका। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी ऐसा क्यों हो रहा है ना, Cl सबका रिप्लेस हो जाएगा, इसका आंसर आएगा, इसका भी आएगा, यहां पर रिएक्शन होगी, यहां भी होगी, पैरा नाइट्रो बनेगा, यहां सबका Cl रिप्लेस हो जाएगा, सबका हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा। देखिए जरा, ऐसा दिखेगा, सबके हेलोजन रिप्लेस हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा, उसका कारण मेन है। क्या कारण है उसका, जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप उस पर्टिकुलर जगह के कार्बन आयन को स्टेबल कर देगा। कैसे करता, ध्यान से देखना, इसको पॉज करके नोट करें जरा, डन। अब ध्यान से देखिएगा जरा, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, अगर ऑर्थो हो या पैरा हो, मैं आपको ऑर्थो से समझा देता हूं, सेम वैसे ही पैरा पे भी होगा। मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहां Cl। अब मुझे बताइए, अगर OH- मैंने सपोज न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, जब वो यहां अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो वीक होगा, बिल्कुल, ये तोड़ दो। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, वीक बॉन्ड टूटा, तो यहां क्या आया, NO2 आया, यहां एनाइन आया, और इधर Cl था और क्या था, OH आ गया, और ये ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एनाइन है ना, एनाइन, ये जो एनाइन है, ये एनाइन NO2 के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां तो कर ही रहा है, ये एनाइन यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, और NO2 के साथ रेजोनेंस करने का मतलब बहुत मजा आ गया इसको। क्यों, ये कार्बन आयन जबरदस्त स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से। कौन से नेचर की वजह से, -I एंड -M बोथ, दोनों लग रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे तो दोनों लगेंगे, -I भी लगेगा, -M भी लगेगा, तो दोनों की वजह से ये खींच रहा है, तो एनाइन स्टेबल हो रहा है, और बस एनाइन स्टेबल है यानी कि ये रिएक्शन हो जाने वाली है, ठीक। अब ये दिक्कत यहां ये आ गई कि ये था एरोमेटिक, ये बन गया नॉन एरोमेटिक। क्यों, ये वाला कार्बन sp3 हो गया, तो अब एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए लोन पर बॉन्ड पर में कन्वर्ट होकर Cl को उड़ा देगा। तो आप देखिए जरा, ये बन गया ऐसा OH और यहां NO2, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता है।
और अगर ये एनाइन, अगर आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह बनाना है तो ये एनाइन रेजोनेंस करके यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से दिखेगा। एनाइन, यहां NO2, इधर OH लगा है, इधर Cl लगा है, और इसको बोलते हैं मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स। मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स, NSR के कॉम्प्लेक्स को मीजनहेमर बोलते हैं, और अगर ESR का कॉम्प्लेक्स तो व्हीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वहां पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। यही सेम वही काम पैरा पे कर दो तो भी हो जाएगा। पैरा पे यहां NO2 आएगा, ये एनाइन रेजोनेंस करके यहां नेगेटिव आएगा, तो NO2 का -M लग जाएगा। मेटा पर NO2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब एनाइन यहां है तो ये एनाइन अगर रिंग से रेजोनेंस करेगा तो यहां और यहां आएगा, कभी भी मेटा पोजीशन पर तो नेगेटिव चार्ज बनेगा ही नहीं, यानी कि NO2 M इफेक्ट नहीं लगा पाएगा मेटा पर, यानी कि मेटा नाइट्रो हेलोबेंजीन ये रिएक्शन नहीं देंगे, ऑर्थो पैरा वाले रिएक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि NO2 का M इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब यहां पर एक बात और आती है, क्या मैं यहां बता देता हूं। अगर आपसे बोला गया है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर आपसे बोला है रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ NO2 ग्रुप। ठीक है, कहां पर? ऑर्थो पैरा पर। NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा होना चाहिए। ठीक, अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पर ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सेम है तो ऑर्थो की ज्यादा होगी पैरा से। क्यों? कम से कम इंडक्टिव तो ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा, NO2 का -I, है ना। तो अगर इन चारों में रिएक्शन करानी है, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, तो ध्यान से देखिएगा R4 की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी R3 से। क्यों? यहां 3 NO2, यहां 2 NO2। अब एक ऑर्थो पे लगा, एक पैरा पे लगा, तो ऑर्थो वाला लग जाएगा, तो ये R1 देन R2। क्यों? क्योंकि कम से कम -I तो पास लगा है। NO2 यहां भी -M लगाएगा, यहां भी -M लगाएगा। M इफेक्ट तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे हो, लेकिन इंडक्टिव से चलोगे तो NO2 का -I ज्यादा पास में लगा होगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी आपकी। एक पॉइंट और यहां आता है कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं इसमें, तो यहां लोग बहुत भयंकर गलती कर देते हैं। मान लीजिए ये सवाल है, ठीक, यहां फ्लोरीन लगा दिया। यहां लोग क्या गलती करते हैं? यहां लोग गलती करते हैं लीविंग एबिलिटी से करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से करना है। आप देखो अभी मैकेनिज्म में लिखा हमने पीछे, कार्बेनाइन बनता है तो जिसका कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा वही तो आपका ज्यादा रेट से हो जाएगा, है ना भाई। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन RDS होता है, कार्बेनाइन फॉर्मेशन RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कार्बेनाइन का फॉर्मेशन। तो जब कभी भी इसका कार्बेनाइन बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा तो कार्बेनाइन यहां बनेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा तो यहां बनेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा तो यहां बनेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा तो यहां बनेगा। तो कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है वो डिपेंड करेगा इनके इंडक्टिव इफेक्ट पर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ये आएगी, जो कि काफी चमत्कारिक ढंग से उल्टा हो गया। ध्यान से सुनो, अगर एलिफेटिक SN2 रिएक्शन करवाते हो तो RI सबसे ज्यादा तेज रिएक्ट करता है, क्योंकि वो वन स्टेप रिएक्शन होती है, ट्रांजिशन स्टेट से चलती है ना। तो RI बहुत तेज रिएक्ट करता है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम, तेजी से निकल जाएगा। यहां दिक्कत है, यहां क्या है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि कार्बेनाइन बनता है फिर एरोमेटिसिटी रीगेन होती है, और कार्बेनाइन बनना जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इंटरमीडिएट बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहां पर इनके इंडक्टिव इफेक्ट से चलना पड़ेगा, ये खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, वो ज्यादा खींचेगा, ये कम, ये कम, ये और कम। ठीक है, तो जितना ज्यादा खींचे उतना ज्यादा कार्बेनाइन स्टेबल होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस रिएक्शन को हम AR-SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। AR-SN2 रिएक्शन भी इसका नाम है। एरोमेटिक SN2, एलिफेटिक SN2 अलग है, एरोमेटिक अलग है। एलिफेटिक वाले में रेट ऑफ रिएक्शन RI, RBR, RCl, RF ऐसी होती है ना। RI सबसे ज्यादा, RF सबसे कम। एरोमेटिक SN2 में अगर मैं नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन बोलूं तो वो सबसे तेज रिएक्ट करता है। क्यों? कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से यहां पर काम होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेना पॉज करके, है ना। चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो Cl जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मैं ESR पे आ गया हूं अब, है ना, ESR, अब NSR नहीं, अब ESR है। ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो Cl जो है उसका -I ग्रेटर देन +M होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये तब देखते हो जब रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराना है कि सर बेंजीन ज्यादा तेज रिएक्ट करता है कंपेरिजन टू हेलोबेंजीन। अच्छी बात है कि भैया -I ज्यादा है तो बेंजीन ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, हेलोबेंजीन में -I की वजह से खींच रहा होगा, डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो रिंग को कम रिच कर रहा होगा, है ना, मतलब रिंग को एक तरीके से डीएक्टिवेट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप आएगा तो कहां आएगा? वो तो M इफेक्ट से डिसाइड होगा ना। तो M इफेक्ट इसका क्या है? +M, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये बात अलग है कि बेंजीन से कम रिएक्टिव है, अच्छी बात है, लेकिन जाएगा ग्रुप तो कहां जाएगा? ये Cl का M बताएगा, I नहीं बताता कभी भी। कौन सा ग्रुप कहां जाना है वो M से पता चलता है। +M है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, -M है तो मेटा डायरेक्टिंग। तो ये क्या करेगा? Cl+, ये क्या करेगा? NO2+,
ये क्या करेगा यहां पर SO3, ये क्या देगा CH3CO+, और ये क्या देगा CH3+। यहां तुम ये देख लेना कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट होगा तो हम करवा देंगे। यहां क्या आने वाला है, बहुत आसान है, Cl कहां भेजेगा, ऑर्थो पैरा पर, और इन सभी रिएक्शन में पैरा मेजर है, क्योंकि Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट यहां पर नहीं करता है, वो क्लोरल वगैरह में करता है ना, यहां नहीं करता, हेलोबेंजीन वगैरह में। तो अगर मैं यहां पर बोलूं ऑलवेज पैरा मेजर है, Cl यहां ऑर्थो पर NO2 लगा दो, यहां लगा दो आप पैरा पर NO2, हो गया काम। ऑलवेज पैरा मेजर है ना। यहां क्या करोगे, सल्फोनिक एसिड में आप कर लो, एक ऑर्थो पे लगा लो और एक पैरा पे लगा लो, ऑलवेज पैरा मेजर। ठीक है, यहां आप CH3CO+ को ले आओ, यहां रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि बैक बॉन्डिंग होता है यहां पर, तो ये COCH3 एरोमेटिक कीटोन बनते हैं, ऑलवेज पैरा मेजर। ठीक है, और इस वाले में आ जाएगा ऐसा, यहां Cl यहां CH3 और यहां Cl और यहां CH3, ऑलवेज पैरा मेजर, इस तरीके से। ठीक है, नोट कर लेना इसको पॉज करके। डन। दो रिएक्शन और है, वुर्त्ज-फिटिक और फिटिक रिएक्शन। वुर्त्ज-फिटिक में क्या होता है, एक मोल को लिख लो ऐसे RX, 2Na लिख लो, Na ट्राई था तो होता ही है, और XPH लिख लो। यहां पर देखो, फिटिक मतलब अराइल हैलाइड, वुर्त्ज मतलब अल्काइल हैलाइड, फिटिक मतलब अराइल हैलाइड। तो 2 मोल आपने ले रखे हैं यहां पे, 2 मोल NaCl या NaX निकाल दीजिए यहां से, तो RPH बन जाएगा, अल्काइलेटेड बेंजीन, प्लस 2NaX निकल गया। तो एक अल्काइल एक अराइल होगा तो ये हो जाएगी। दोनों अराइल ले लूं अगर मैं यहां पर, PHX प्लस 2Na और XPH, दोनों अराइल अगर मैंने ले लिया बेटा, तो ये क्या कर देगा आपका, ये बना देगा PH पच। ठीक है, 2NaX, ये है आपकी फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिटिक मतलब अराइल, वुर्त्ज मतलब अल्काइल। क्लियर एकदम। चलिए, तो ये कहानी थी। अब यहां पर एक कुछ रिएक्शंस ग्रेगनार्ड वाली भी रहती हैं, लेकिन अभी मैंने जो है वो आपको क्या क्या कवर करा के दी है, जो एनसीईआरटी में मेरी रिएक्शंस है वो मैंने कवर करा के दी है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो सारी रिएक्शन है, बाकी ग्रेगनार्ड की एसिड बेस रिएक्शन भी होती है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर के साथ एच जुड़ा हो तो एसिडिक एच वाली रिएक्शन हो जाती है, एल्डिहाइड कीटोन वाली रिएक्शन भी होती है जिससे अल्कोहल बनता है, साइनाइड वाली रिएक्शन भी होती है जिससे कीटोन बनता है, एसिड डेरिवेटिव वाली रिएक्शन होती है जिससे कीटोन वगैरह बना करते हैं या कार्बोनाइल कंपाउंड बना करते हैं। तो वो अलग अलग चैप्टर्स में जब आएंगे तो हम वहां पर उसको रिवाइज करेंगे। अभी मैंने क्या करा, एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शन थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज से लेकर के, वो सारी की सारी आपको कवर करवा दी। ठीक है, तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को ही कवर करते जाएंगे अपने आने वाले समरी लेक्चर्स में। तो जो रिएक्शन ग्रेगनार्ड की हैं वो अल्कोहल वाले चैप्टर में समरी लेक्चर में आ जाएंगी, है ना, कुछ रिएक्शन कार्बोनाइल में आ जाएंगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, चलिए, तो इतना ही आप रिवाइज करिएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच। ठीक है, और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसी लग रही हो कि सर ये वाली हमने पढ़ी थी वो यहां नहीं है, तो आप नॉर्मल लेक्चर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको रिवीजन जो करवा रहा हूं वो किसका करवा रहा हूं, वो आप ध्यान रखिएगा। जो रिवीजन हो रहा है वो एनसीईआरटी की रिएक्शंस का रिवीजन हो रहा है ना। ठीक है, एनसीईआरटी की रिएक्शन का रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, तो आप एक बार एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारी रिएक्शन मैंने कवर करवा दी है एनसीईआरटी की। कई रिएक्शन एनसीईआरटी में अंदर नहीं दे रखी हैं, एग्जाम्पलर में दे रखी हैं, या फिर आपका जो इन चैप्टर एक्सरसाइज है वहां दे रखी है, जैसे HBr पेरोक्साइड वाली वो भी मैंने बता दी, अरालिक सब्स्टिट्यूशन वाली वो भी बता दी, है ना। तो वो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, वो अलग से आपको मतलब क्वेश्चंस में पूछ लिया उन्होंने, है ना, तो अपने को रिएक्शन तो पढ़नी थी ना, तो वो मैंने पढ़वा दी आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।